जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल मुंद्रा। इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत बार ज़्यादातर यूज़ में आते हैं और उनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत लोगों तक पहुंचती नहीं है या क्लियर नहीं होती है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिस पे हम लोग बात करेंगे और छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा ईच एंड एवरी वर्ड के पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, क्या उनका ब्रीफ छुपा हुआ है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कुछ वर्ड्स से जो कि रोज़मर्रा की जो हमारी ट्रांसपोर्ट की लाइफ है उसमें यूज़ होते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग उसकी डिटेलिंग से छूट जाते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं कुछ इस तरह के वर्ड्स को लेकर के और उनकी एक्सप्लेनेशन को लेकर के। हो सकता है कि आपकी कुछ वोकेबलरी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन मैं बढ़ा पाऊँ, कुछ नॉलेज आपकी इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुआ है या फिर आपको कहीं आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है तो दूसरे लोगों तक इस तरह की वीडियो आप पहुंचाने का काम जरूर कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयर करने से आप सामने वाले के लिए भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कोई भी काम की वीडियो काम की या आपको लगता है कि ये किसी भी उस पर्सन की नॉलेज को इंक्रीज करेगी तो ऐसी वीडियो आप फॉरवर्ड करके उनके तक उनकी नॉलेज को, उनके माइंड को आप एक नई और एनर्जी, नई एक पावर दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक चीज़ों से जो कि ट्रांसपोर्ट में अक्सर यूज़ की जाती हैं। एक इनवाइस वर्ड होता है ट्रांसपोर्ट में। सबसे पहले कोई भी बिल्टी या कोई एलआर या जीआर बनाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट में इनवाइस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई फैक्ट्री किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहती है तो वो सबसे पहले उसका इनवाइस जनरेट करती है, जिसको हम बिल भी कहते हैं और इनवाइस भी कहते हैं, जो कि फैक्ट्री जिसने मटेरियल प्रोड्यूस किया है वो उसको जनरेट करती है और उसको हम लोग इनवाइस कहते हैं, जिसमें कि मटेरियल का जो प्रोड्यूसर है या जो सेंडर है, जो कंसाइनर पार्टी है, वो उसको बनाता है और वो अपने सेलर को बेचता है। किसी भी मटेरियल का ट्रांजैक्शन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कस्टमर डॉक्यूमेंट बनाता है उसको हम इनवाइस कहते हैं, जिससे उनका सेल जनरेट होता है। एक कस्टमर को अपना मटेरियल बेचने के लिए ये एक इनवाइस जनरेट करता है, जिसमें मटेरियल की डिस्क्रिप्शन, मटेरियल का नाम, मटेरियल का वेट, मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल की वैल्यू और वो सारी की सारी डिटेलिंग उसके अंदर मेंशन होती है, जिसमें टोटल जीएसटी अमाउंट कि कितना उसमें जीएसटी अमाउंट चार्ज किया गया है और बहुत सारे कस्टमर उसके अंदर अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भी दे देते हैं। तो ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इनवाइस एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए, मटेरियल को अपने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करने के लिए कस्टमर के द्वारा दिया जाता है। इसको जनरेट जो करता है वो कस्टमर ही जनरेट करता है। जिस भी कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन करवाना है और जिस कस्टमर को मटेरियल अपना ट्रांसपोर्ट में बुक कराना है तो ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसको इनवाइस कहते हैं। और ये इनवाइस के बाद ही हम उसको बिल्टी बनाने का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि बिल्टी के अंदर बाकी जो कॉलम है वो रिलेटेड टू द इनवाइस होते हैं और इनवाइस के जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वही सेम इंफॉर्मेशन हमको बिल्टी के अंदर फीड करनी होती है। इधर चाहे वो नंबर ऑफ पैकेज हो, मटेरियल का वेट हो, कंसाइनर है, कंसाइनी है, मटेरियल कहाँ से बुक किया है, कहाँ जाना है, इस टाइप की जो सारी डिटेलिंग जो है वो थ्रू द इनवाइस हमको मिलती है। तो इनवाइस एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट। आई होप आपको इनवाइस समझ में आया होगा। ये एक इनवाइस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी। दूसरी बात करते हैं हम ई वे बिल की। ई वे बिल जो है, किसी भी इनवाइस की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उस कस्टमर को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी नंबर जिस भी कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है वो उस इनवाइस के अगेंस्ट में ई वे बिल जनरेट करता है। तो ई वे बिल किसी भी इनवाइस वैल्यू की 50,000 वैल्यू से ज़्यादा होने पर आपको कस्टमर से उसकी डिमांड करनी है। अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि इस इनवाइस की वैल्यू जो है 50,000 से ज़्यादा है और ई वे बिल मैं इसमें प्रोवाइड नहीं करूँगा तो आपको वो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है। अदरवाइज आपका जो है गाड़ी कहीं भी जीएसटी डिपार्टमेंट रोक सकता है और गाड़ी आपकी होल्ड हो सकती है। तो ई वे बिल जो है वो कस्टमर को जनरेट करना जरूरी होता है। ई वे बिल में हमारा जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है उसमें ट्रक नंबर होता है और उसकी वैलिडिटी होती है कि कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है। जैसे कि अगर कोई भी ई वे बिल
कस्टमर जनरेट करता है, अगर वो 100 एंड 200 किलोमीटर तक है तो वो 24 घंटे की वैलिडिटी है। इट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अंदर उसकी वैलिडिटी होती है। आपको वैलिडिटी का भी ई वे बिल में वैलिडिटी का ध्यान रखना है, और जिससे कि आप अपने आप को, अपने बिजनेस को सही तरीके से, स्मूथ तरीके से चला सके। तो किसी भी विदाउट ई वे बिल के इनवाइस को कभी भी बुक नहीं करना है। आप तब तक वेट कर लीजिए, अगर उसका ई वे बिल का आपको जनरेशन करके कोई कस्टमर नहीं देता या कोई भी इनवाइस की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो। उसके बाद दोनों चीज़ें अगर होने के बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्टी बनाने की कंडीशन को। तो बिल्टी के अंदर जो भरा जाता है, हम लोग पहला जो कॉलम होता है, फर्स्ट होता है कंसाइनर को। तो कंसाइनर वो होता है, कंसाइनर जो कि अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन कराना चाहता है, या जो प्रोड्यूसर ऑफ द मटेरियल है, या जिस कस्टमर ने इनवाइस को जनरेट किया है, दैट इज़ द कंसाइनर, जो कि अपने मटेरियल को कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन कराना चाहता है, या अपने इनवाइस को किसी कस्टमर के पास सेल करना चाहता है, या अपने मटेरियल को कहीं सेल करना चाहता है। वो ट्रांसपोर्ट की भाषा में कंसाइनर होता है। मीन्स कि सेंडर ऑफ द मटेरियल, या जिस कस्टमर ने इनवाइस जनरेट किया है, और उस जनरेट करने वाले इनवाइस के जो जनरेटर है उसको हम कंसाइनर कहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आप इस चीज़ को कभी कंफ्यूज मत होइए कि कंसाइनर ढूंढने के लिए मैं क्या करूं। तो जिस कस्टमर ने भी इनवाइस बनाया है, और उसमें उसका टॉप में भी नाम होता है, और नीचे भी सिग्नेचर के टाइम पे लास्ट कॉलम में भी कोने में राइट हैंड साइड में भी उसका नाम लिखा होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइए इसमें। कंसाइनर जो इनवाइस को प्रोड्यूस करता है, जो इनवाइस को जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनर। दूसरा है कंसाइनी का। कंसाइनी में क्या होता है कि कोई भी, जहाँ पर हमको मटेरियल डिलीवरी करना होता है, जो भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, जहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड कंसाइनी। जहाँ भी कंसाइनर या इनवाइस बनाने वाला जो कस्टमर है अपना मटेरियल डिलीवरी कराना चाहता है, उसको हम कंसाइनी कहते हैं। दोज वेयर वी वांट टू डिलीवर द कंसाइनमेंट, दैट इज कॉल्ड कंसाइनी। तो आई होप कि आपको कंसाइनर और कंसाइनी का डिफरेंस इजीली क्लियर हो गया होगा। कंसाइनर वो होता है जो मटेरियल बुक करवाता है, या अपना मटेरियल कहीं भी भेजना चाहता है, या इनवाइस को जो प्रोड्यूस करता है। और कंसाइनी वो होता है जहां पर हम किसी भी कंसाइनमेंट की डिलीवरी देते हैं, किसी भी एड्रेस पे डिलीवरी देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसाइनी। कंसाइनी कोई फैक्ट्री, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी हो सकता है। वैसे ही कोई भी कंसाइनर कोई भी इंडिविजुअल फैक्ट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इट इज़ नॉट ए मैटर। रही तीसरी बात, अब जब आप इसके अंदर कंसाइनर और कंसाइनी समझ लेते हैं, तो सिमिलरली दो उससे रिलेटेड और एक बायर होता है। बायर का मतलब कौन इंसान मटेरियल को बाय कर रहा है। बाय मीन्स खरीद रहा है। तो दैट इनवाइस के अंदर बहुत बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि दैट इज़ बायर का एक अलग कॉलम होता है कि यस बायर, ये दिस पर्सन इज परचेजिंग द मटीरियल, दैट इज कॉल्ड बायर। और दूसरा एक कंसाइनी। तो कंसाइनी एंड बायर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या दोनों एक भी हो सकते हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, जब आप एलआर बना रहे होते हैं, बिल्टी बना रहे होते हो, तो उसमें कंसाइनी का एड्रेस लिखना होता है जहां पर मटेरियल आपको डिलीवरी करना है, नॉट बायर। तो कभी भी बायर का एड्रेस हम बिल्टी में कंसाइनी एड्रेस पे नहीं लिखते हैं। बायर कभी कभी कोई अदर लोकेशन पे हो सकता है, जबकि कंसाइनी की लोकेशन कोई और हो सकती है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो कंसाइनी पे और लोकेशन पे होना चाहिए, बायर की लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। तो बायर कहीं किसी अदर लोकेशन पे हो सकता है कि कोई भी कंसाइनर या फिर इनवाइस का जो प्रोड्यूसर है, मटेरियल का जो प्रोड्यूसर है, किसी थर्ड पार्टी को मटेरियल बेच सकता है, और जो थर्ड पार्टी को मटेरियल बेचा है वो कहीं और एक्स पार्टी को मटेरियल डिलीवरी दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जो भी एलआर बनानी है वो कंसाइनी के एड्रेस पे बनानी है, बायर पे नहीं बनानी है। तो बायर कहीं भी हो सकता है, जो मटेरियल को परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड बायर। उसके बाद है सेलर। सेलर कौन होता है? जो इनवाइस प्रोड्यूस करता है, अपना मटेरियल किसी भी पार्टी को, बायर को या कंसाइनी को सेल करता है, दैट इज कॉल्ड सेलर। तो बायर एंड सेलर दो ये चीजें होती हैं जो हमारी ट्रांसपोर्ट टर्मिनोलॉजी में बहुत बार लोग उसको समझ नहीं पाते कि बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है। बायर वो होता है जो माल को खरीदता है, परचेज करता है। सेलर वो होता है जो मटेरियल को बेच रहा होता है। कंसाइनर को भी हम लोग एक तरीके से सेलर बता सकते हैं, कह सकते हैं। अब रही बात ये जो हमने चीज़ें समझी, इनके बाद में फ्रेट की टर्म्स होती हैं बुकिंग करने की, कि ट्रांसपोर्ट में 3 टर्म से फ्रेट बुकिंग होती है। पहली जो टर्म्स है वो होती है पेड की।
पेड का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब हम किसी कस्टमर का मटेरियल बुक कर रहे हैं और बुक करते टाइम ही वो कस्टमर उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेम टाइम में जब हमको दे देता है या हम उससे ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेड बुकिंग। इधर जैसे कि किसी ने 10 kg का पार्सल बुक किया है और हमने उसका मुंबई से लेके दिल्ली का पार्सल अगर बुक करना है, उसका चार्जेज होता है 1500, और 1500 अगर वो हमको सेम टाइम में अगर पे कर देता है तो दैट इज कॉल्ड पेड बुकिंग। ट्रांसपोर्ट में वो पेड बुकिंग कहलाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है टू पे कंसाइनमेंट। तो टू पे क्या होता है? टू पे वो होता है जब किसी कस्टमर ने मुंबई से एक 10 kg का पार्सल दिल्ली के लिए बुक किया है और उसका चार्जेज 1500 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज बनता है, हमारा बिल्टी का फ्रेट बनता है, और वो फ्रेट डेस्टिनेशन पे कंसाइनी पार्टी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब कोई कस्टमर हमको पेमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड टू पे पेमेंट। तो उसको हम टू पे पेमेंट कहते हैं। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि अगर कस्टमर एट द टाइम ऑफ बुकिंग पे कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड पेड बुकिंग, और अगर कहीं डिलीवरी पॉइंट पे अगर उसको पे कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड टू पे बेसिस। और थर्ड जो बेसिस है बुकिंग का फ्रेट का वो है टू बी बिल्ड का। टू बी बिल्ड हम वहां लिखते हैं जब हम किसी भी इंडस्ट्री के साथ में, किसी भी फैक्ट्री के साथ में हमारी लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं और हमारा कुछ एग्रीमेंट होता है, तो वो कंडीशन में हम टू बी बिल्ड लिखेंगे। तो टू बी बिल्ड कहीं भी कंसाइनर के साथ भी हो सकता है या कंसाइनी के साथ भी हो सकता है या बायर के साथ भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट ए मैटर कि जिस कस्टमर के साथ में हमारी टर्म्स बाउंड हैं या हमने एग्रीमेंट उनके साथ में साइन किया हुआ है तो वहाँ पर हम टू बी बिल्ड लिख देंगे। और रही बात फ्रेट का जो कॉलम है, उस फ्रेट के कॉलम को हम भर सकते हैं कितना भी अमाउंट जो हमारा, इधर चाहे फुल ट्रक लोड है, पार्ट शिपमेंट है, पार्सल शिपमेंट है, कोई भी है, हर टर्म में एक कस्टमर के साथ में एक एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम किसी कस्टमर का फ्रेट ले रहे होते हैं तो उसमें डोर कलेक्शन होता है। डोर कलेक्शन क्या होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर? डोर कलेक्शन वो होता है जब किसी भी कस्टमर के फैक्ट्री से या कस्टमर के प्रेमाइसिस से हम लोग मटेरियल उठा करके लेके आते हैं, जो कि गोडाउन तक, हमारे ट्रांसपोर्ट के गोडाउन तक आता है। तो कस्टमर की फैक्ट्री से गोडाउन तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, किसी गाड़ी में लिफ्ट करके उसको मटेरियल को लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल जो डोर कलेक्शन होता है। कि कस्टमर के हम डोर से, फैक्ट्री से हम मटेरियल उठा के और गोडाउन तक लेके आए हैं, तो उसका भी हम लोग चार्ज लेते हैं, कस्टमर से एडिशनल चार्ज लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक 10 kg का पार्सल बॉम्बे टू दिल्ली के लिए बुक कर रहे हैं, और अगर हमारा कोई व्हीकल उस 10 kg के पार्सल को लिफ्ट करने के लिए किसी कस्टमर के पास जाता है, तो हम लोग उसको एडवांस में बोल सकते हैं कि सर हमारा जो डोर कलेक्शन का जो चार्जेज है वो अबाउट 300 to 500 रुपीज़ हम लोग चार्ज करेंगे। या आप एक सिंगल अमाउंट भी बता सकते हैं कि वी विल चार्ज फॉर 10 kg फॉर योर डोर कलेक्शन, अमाउंट विल बी 500 रुपीज़। तो वहाँ पर 500 रुपीज़ आप डोर कलेक्शन उसमें मेंशन कर सकते हैं आपके फ्रेट के कॉलम में। वैसे ही सेम थिंग डोर डिलीवरी होती है। डोर डिलीवरी वो होती है जब कभी डेस्टिनेशन पे मटेरियल, हमारे कोई ब्रांचेज है जहाँ पे पार्सल शिपमेंट का काम होता है, वहाँ पर ये टर्म्स ज़्यादा यूज होती है। और जब किसी भी डेस्टिनेशन ब्रांच पे, जस्ट लाइक अगर मुंबई से दिल्ली कोई शिपमेंट अगर 10 kg का पार्सल गया है और उसको अगर कहीं मुंडका, नांगलोई या कोई और अदर लोकेशन में दिल्ली में कहीं डिलीवरी करना है, तो उसको डिलीवरी करने के लिए जो एक्सपेंस आता है, जस्ट लाइक हमने काउंट कर लिया कि 10 kg का पार्सल डिलीवरी करना है, कि हमको दिल्ली के हमारे कोई गोडाउन से और मुंडका तक डिलीवरी करना है, तो 500 रुपीज़ उसका कॉस्ट आएगा। तो हम वो कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं और वो बिल्टी के फ्रेट में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि 500 रुपीज़ फॉर डोर डिलीवरी, 500 रुपीज़ फॉर डोर कलेक्शन। इस टाइप से हम लोग वो उनसे, कस्टमर से फ्रेट के द्वारा, एलआर के द्वारा, बिल्टी के द्वारा हम लोग वो चार्ज कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी डोर कलेक्शन की और डोर डिलीवरी से रिलेटेड। अब रही, यहाँ पे ज़्यादातर जो मटेरियल है वो ऑनर रिस्क पे बुक होता है, कैरियर रिस्क पे कम ही मटेरियल बुक करते हैं। कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और इसमें ऑनर रिस्क रहता है। तो आपको जो भी मटेरियल बुक करना है वो ऑनर रिस्क पे बुक करना है, कैरियर रिस्क पे बुक नहीं करना है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इंश्योरेंस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी निकल गया है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्ट को ओपन पॉलिसी या उसको कैरियर रिस्क पे मटेरियल को बुक करने की सलाह नहीं देती है। और अगर कोई कर भी लेता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कस्टमर के लिए। वो जनरेट करना, इंश्योरेंस क्लेम जनरेट करना या फिर उनको वो उसका हर्जाना पे करना काफ़ी मुश्किल होता है।
अब रही बात कुछ ट्रांजिट इंश्योरेंस की, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई मटेरियल रास्ते में ट्रांजिट में कोई इश्यूज हो जाते हैं तो आप कंसाइनर या कंसाइनी के नाम से उनको एक कोई पॉलिसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी इस तरह की एजेंसीज़ हैं जिससे आप, या प्राइवेट एजेंसी से भी आप, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इस तरह का उनका इंश्योरेंस करा के उनको दे सकते हैं पार्सल, चाहे वो 10 केजी का हो या 10 टन का हो या 100 टन का हो। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कितना वैल्यू का मटेरियल है, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। वैसे ट्रांजिट इंश्योरेंस इतना महंगा होता नहीं है, अबाउट 0.35% के जैसे इसका इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। कंसाइनमेंट वाइज बुक करा सकते हैं, इधर ये कंसाइनी के नाम से भी हो सकता है या कंसाइनर के नाम से भी या बायर के नाम से भी। रही बात, और एक वर्ड कभी कभी आता है कि हैंडलिंग चार्ज। हैंडलिंग चार्ज वो होता है जब कभी भी गोडाउन में जब हम लोग जो अपने लेबर्स के द्वारा लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है किसी भी मटेरियल का, तो ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट, अबाउट ये 100 रुपीज़ पर टन पे बेसिस पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट लेते हैं। कहीं कहीं पे ये क्विंटल बेसिस पे भी अगर बात करते हैं तो 10 रुपया पर क्विंटल तक से लेके और ये 100 रुपया पर क्विंटल तक भी चला जाता है। लेकिन ये वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन लॉजिस्टिक कंपनीज़ कि कहाँ कौन कितना चार्ज कर रहा है। तो ये हैंडलिंग एक्सपेंस इस तरह से होता है। हैंडलिंग चार्जेज वो भी बिल्टी में बहुत बार लोग चार्ज करते हैं, कहीं मनी रिसिप्ट में भी चार्ज कर लेते हैं। फिर कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जैसे कि फ्लीट ओनर्स होते हैं। तो फ्लीट ओनर्स क्या होते हैं, जिनके पास अपना खुद का फ्लीट होता है, या कोई भी फ्लीट ओनर, एक गाड़ी जिसके पास है वो भी फ्लीट ओनर है, जिसके पास 10 गाड़ी हैं वो भी फ्लीट ओनर है, जिसके पास 100 गाड़ी है या इससे ज़्यादा भी हैं तो वो भी फ्लीट ओनर है। तो फ्लीट ओनर वो है जिसकी ऑन व्हीकल होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लीट ओनर इन ट्रांसपोर्ट लैंग्वेज। दूसरी एक और बात है एजेंट्स की। तो एजेंट्स, इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर सारे ही ट्रांसपोर्टर कहलाते हैं, कि जैसे कि कोई बुकिंग एजेंसी है तो वो भी ट्रांसपोर्टर है, कोई एजेंट है तो वो भी ट्रांसपोर्टर है, कोई फ्लीट ओनर है तो वो भी ट्रांसपोर्टर है। तो मोटा मोटी तो इसमें 3 कैटेगरी हैं ट्रांसपोर्टर्स की, फ्लीट ओनर्स हैं, एजेंट्स हैं और ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्लीट ओनर्स की जैसे बात कि जिस किसी के पास में अपनी ऑन व्हीकल है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लीट ओनर। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जैसे कि जो भी पार्सल, फुल ट्रक या जो भी मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बुकिंग करते हैं, या जो अपनी एलआर जनरेट करते हैं, किसी कस्टमर के साथ उनका टाई अप्स होता है, ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। तीसरा होता है एजेंट्स। एजेंट्स का काम क्या होता है कि एजेंट्स किसी भी फुल ट्रक, पार्ट लोड वगैरह की सर्विसेज जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं वो वहाँ से उनको गाड़ी हायर करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, एजेंट एक तरह का एक कमीशन एजेंट होता है जो कि डायरेक्ट फ्लीट ओनर से कनेक्टेड होता है और फ्लीट ओनर्स और ड्राइवर से कनेक्टेड होता है, जो कि अपनी जो उसके पास जो गाड़ियाँ होती हैं अलग अलग लोकेशन पे, चाहे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्रा है, केरला है, महाराष्ट्र है, या फिर राजस्थान है, एमपी है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सारे लोकेशंस पे वो अलग अलग एजेंट्स होते हैं। और वो एजेंट, उनके पास में फ्लीट ओनर्स आते हैं और वो मार्केट में जितने भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती हैं उनको अपनी गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं और ड्राइवर से या ओनर से वो अपना कमीशन ले लेते हैं। कोई भी डायरेक्ट गाड़ी या पूरी ट्रक लोड कराने का उनका कमीशन, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी 9 टन की गाड़ी भरानी है तो उसका अंदाजन कमीशन 2 से 2,500 रुपये एजेंट ले लेता है। वैसे तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, इस तरह बोल सकते हैं, हींग लगे ना फिट करी रंग भी चोखा। तो ये एजेंट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट की एक ब्रांच है जिसमें कि आप एक लो इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कुछ आज मैंने सोचा कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी हैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक छोटी मोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने साझा करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट रिलेटेड समझ में आई होंगी। ऐसी ही आप वीडियोज़ देखते रहिए। और मोतीलाल मुंद्रा आपके लिए हमेशा इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी मैंने इसीलिए लेके आया हूँ कि जिससे कि आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सको। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास है आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में अवेयर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट की नॉलेज देने के लिए। आप अपनी नॉलेज को गेन करके, अपनी स्किल्स को डेवलप करके आप ट्रांसपोर्ट में एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और एक आप अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें मेरी पसंद आई होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।